वेलकम टू माय चैनल फैक्ट जोन। क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या अंतर है? ये है दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है कि कोई चीज बराबर समय में बराबर दूरी तय करे। सोचो, एक गाड़ी 60 माइल्स पर आवर से जा रही है। हर घंटे गाड़ी 60 माइल्स जाती है। दूरी और समय का यह रिश्ता ही यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है। अब सोचो, एक गाड़ी स्टॉप साइन से स्टार्ट हो रही है। उसकी गति बदलती है जैसे जैसे वो तेज होती है। यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इस केस में गाड़ी बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करती। हो सकता है पहले घंटे में वो 10 माइल्स जाए, दूसरे में 20, और ऐसे ही उसकी गति बढ़ती रहेगी। मोशन का कॉन्सेप्ट फिजिक्स का बेस है। यह हमें समझने में मदद करता है कि चीजें कैसे चलती हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। तारों का चक्कर लगाते ग्रहों से लेकर हमारी नसों में दौड़ते ब्लड सेल्स तक, मोशन हर जगह है। आइए फिजिक्स की इस इंटरेस्टिंग दुनिया में और अंदर चलते हैं और उन नियमों को एक्सप्लोर करते हैं जो इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। हम रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे के प्रिंसिपल्स को अनकवर करेंगे और ब्रह्मांड के रहस्यों को एक बार में एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सर आइजैक न्यूटन, एक महान भौतिक विज्ञानी, ने अपने 3 नियमों से मोशन की हमारी समझ को बदल दिया। जब वस्तुओं पर बल लगता है तो उनका व्यवहार कैसा होता है, यह समझने के लिए ये नियम बहुत जरूरी हैं। पहला नियम, जिसे अक्सर जड़त्व का नियम कहा जाता है, कहता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर रहती है और गति में रहने वाली वस्तु उसी गति से और उसी दिशा में गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। घास के मैदान में रखी एक फुटबॉल की कल्पना करो। यह वहीं रहेगी जब तक कि कोई बल, जैसे कि किक, इसे गति में सेट न करे। न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि बल किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण से कैसे संबंधित है। यह कहता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसके द्रव्यमान को उसके त्वरण F में AE से गुणा करने के बराबर होता है। इसका मतलब है कि एक भारी वस्तु को एक हल्की वस्तु की तरह ही गति से तेज करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। एक शॉपिंग कार्ट को धक्का देने के बारे में सोचो। एक भरी हुई कार्ट को खाली कार्ट की तुलना में तेज करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप ट्रैम्पोलिन पर कूदते हैं तो आप उस पर नीचे की ओर एक बल लगाते हैं। बदले में ट्रैम्पोलिन आप पर एक समान और विपरीत ऊपर की ओर बल लगाता है, जो आपको हवा में ऊपर की ओर धकेलता है। अंबा की टीकात है। आर्किमिडीज, एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ और आविष्कारक, ने स्नान करते समय एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने महसूस किया कि किसी डूबे हुए वस्तु पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इसे अब आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। एक बाथटब में तैरते हुए रबर डक की कल्पना करो। डक पानी की एक निश्चित मात्रा को विस्थापित करता है। डक पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल उस विस्थापित पानी के भार के बराबर है। यदि उत्प्लावन बल डक के भार से अधिक है तो डक तैरता है। यदि यह कम है तो डक डूब जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कई अनुप्रयोग हैं। यह बताता है कि जहाज अपने विशाल आकार के बावजूद क्यों तैर सकते हैं। जहाजों को पानी की एक बड़ी मात्रा को विस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके वजन से अधिक उत्प्लावन बल होता है।
पनडुब्बियां अपने उत्प्लावन को नियंत्रित करने के लिए बैलिस्ट टैंक्स का उपयोग करती हैं। टैंकों को पानी से भरकर पनडुब्बी अपना वजन बढ़ाती है और डूब जाती है। पानी को बाहर निकालकर और उसे हवा से बदलकर पनडुब्बी अपना वजन कम करती है और सतह पर आ जाती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन से परे है। यह हमें गर्म हवा के गुब्बारों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोमीटर और यहाँ तक कि लाइफ जैकेट के डिजाइन को भी। Section 4. Light's interaction with matter. Reflection and refraction. प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैटर के साथ अद्भुत तरीके से इंटरैक्ट करता है, जिससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी घटनाएं होती हैं। रिफ्लेक्शन तब होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है। शीशे में खुद को देखने के बारे में सोचो। आपके चेहरे से निकलने वाला प्रकाश दर्पण की सतह से टकराता है और आपकी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। दूसरी ओर रिफ्रैक्शन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है। एक गिलास पानी में एक स्ट्रॉ की कल्पना करो। प्रकाश के रिफ्रैक्शन डॉट के कारण पानी की सतह पर स्ट्रॉ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह झुकना इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग गति से यात्रा करता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हमारे दैनिक जीवन में अनगिनत उपयोग हैं। दूर की वस्तुओं से प्रकाश को रिफ्लेक्ट और फोकस करने के लिए दूरबीनों में दर्पणों का उपयोग किया जाता है। लेंस, जो रिफ्रैक्शन पर निर्भर करते हैं, का उपयोग चश्मे में दृष्टि को सही करने और कैमरों में छवियों को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। प्रकाश मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, यह समझना ऑप्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फोटोग्राफी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। Section 5. The human eye, a biological camera. मानव आंख प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। अक्सर इसकी तुलना एक जटिल कैमरे से की जाती है। यह प्रकाश को कैप्चर करता है और इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिसे हमारा मस्तिष्क छवियों के रूप में समझता है। प्रकाश आंख में कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है, जो एक पारदर्शी बाहरी परत होती है जो लेंस का काम करती है। फिर यह पुतली से होकर गुजरता है, जो परितारिका द्वारा नियंत्रित एक छोटा सा उद्घाटन है, जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे स्थित लेंस आने वाले प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है, जो आंख के पीछे एक प्रकाश संवेदी परत होती है। रेटिना में फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं के लाखों भाग होते हैं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। रॉड्स कम रोशनी की स्थिति में दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि कोन्स रंग दृष्टि और दृश्य तीक्ष्णता के लिए जिम्मेदार हैं। जब प्रकाश इन फोटोरिसेप्टर कोशिकाओं से टकराता है, तो वे विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं, जो ओलेप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों को संसाधित करता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को उसके सभी जीवंत विवरणों में देख पाते हैं। फूलों के जटिल पैटर्न से लेकर रात के आकाश की विशालता तक, मानव आंख हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और आश्चर्य का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। Please like, share and subscribe for more fascinating insights into the wonders of science.